तो आप सबका स्वागत आज के इस चर्चा में। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है रामचरितमानस को लेकर के, उन्होंने तुलसीदास रचित रामचरितमानस को लेकर के एक चौपाई को कोट करते हुए जाति से जोड़ करके एक सवाल उठाया। इस सवाल के बाद जो है समाजवादी पार्टी भी जो है वो अपने अलग-अलग उसमें बंटवारे में दिखाई दी। कुछ तो इसके पक्ष में और कुछ उसके विपक्ष में। ब्रजेश जी, हम आपसे शुरुआत करेंगे कि आप इसको जो है 2 मिनट में इस पूरे मामले को थोड़ा-सा बता दें कि किस तरह से ये जो सियासत चल रही है रामचरितमानस पर उत्तर प्रदेश में, वो उसकी क्या पृष्ठभूमि है और आगे जो है वो क्या संभावनाएं हैं? ब्रजेश जी। नमस्कार। जिस तरह से राजनीति में जातियों का गठजोड़ शुरू हुआ है, उसका एक सिलसिला है कि दूसरे के जो प्रिय हो उन पर एक आक्रमण करिए तो उससे आपको एक रास्ता मिलता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में बीजेपी ने दलित मुस्लिम प्रेम अपना दिखाना शुरू किया है। उस दलित मुस्लिम प्रेम से नुकसान किसका है? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी में बैठे लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दलित और मुस्लिमों को एक मैसेज दे पाए कि वह उनके लिए उतनी ही मजबूती से खड़े। और निश्चय ही उसके लिए कोई सत्ता में तो है नहीं कि कोई ऐसा काम करे या कोई ऐसा फैसला ले जिससे वो संदेश दे पाए। तो विवादों का सहारा बसता है। रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों पर समय समय पर विवाद होते रहे हैं और उसे लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या भी करते रहे। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में फिर बिहार के किसी मंत्री ने रामचरितमानस के जो तत्कालीन समाज के हिसाब से जो कुछ टिप्पणियां हैं उसमें वो सवाल उठाया। बिहार में विवाद तो उतना नहीं बढ़ा, लेकिन वो धीरे से चल के यूपी में आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ भी कह रहे हैं वो कोई उनकी किसी विचारधारा का हिस्सा नहीं और शुद्ध रूप से एक राजनीतिक बयान। एक ऐसा मौका है जब दलितों के लिए चर्चा का लिए एक विषय छेड़ना था और उस चौपाई को जिस पर बरसों बरस से चर्चा हो रही है उसका जिक्र करके, ऐसा नहीं कि वो किसी ऐसे कार्यक्रम में थे जहां पर रामचरितमानस पर कोई संगोष्ठी चल रही थी या कोई विचार चल रहा था या किसी ऐसे कार्यक्रम थे जहां दलितों के इतिहास भूगोल पे कोई बात हो रही थी। उन्होंने बस अनायास इस जिक्र को उठाया, लेकिन इस अनायास उठाने के पीछे वेल प्लान था। वो इस बहस को, इस चर्चा को बाजार में लाना चाहते थे, राजनीतिक क्षेत्र पर से फैलाना चाहते थे। और उन्होंने उस बयान को लेकर कहा कि साहब, जिस तरीके से रामचरितमानस में चौपाइयों और दोहों में दलितों और महिलाओं के बारे में टिप्पणी है या उनका जिक्र, वह आपत्तिजनक है। उस अंश को किताब से, रामचरितमानस से हटाया जाना चाहिए या रामचरितमानस पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्हें पता था कि इस बयान का प्रतिक्रिया क्या हो। जो हिंदूवादी संगठन है वो इस चीज का विरोध करेंगे, सवर्ण विरोध करेंगे, ब्राह्मण विरोध। बेसिकली उन्होंने ब्राह्मणों पे ज्यादा हमला किया और इस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों पे हमला करके गैर ब्राह्मणों को एकजुटता के उद्देश्य से मतलब बयान दिया है। और जैसा उनको उम्मीद थी वैसा हो भी रहा है। अभी एकजुटता की बात तो नहीं, लेकिन बयानों में और प्रतिक्रिया में अगर आप देखें तो ब्राह्मण जो बीजेपी में है, ब्राह्मण जो किसी और पार्टी में, वही नहीं, ब्राह्मण जो सपा में है वह भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक जो है अस्तित्व का सवाल। जो जिस जात का नेता है, चाहे जिस पार्टी में हो, उस पार्टी की राजनीति करने के साथ साथ वो अपनी जात की राजनीति भी करता है। तो जो समाजवादी पार्टी के ठाकुर और ब्राह्मण नेता बयान दे रहे हैं वो पार्टी लाइन के खिलाफ होने के बावजूद भी अपनी जातियों को संतुष्ट करने के लिए बयान दे रहे हैं। उनके उससे ज्यादा उनका कोई मकसद नहीं है। जो सपा में रह करके ब्राह्मणों पर हुए हमले पे चुप रहे तो शायद उनका निजी तौर पर नुकसान होगा, इसलिए प्रतिक्रिया जता रहे हैं। और जहां तक अखिलेश का इस मामले में रोल की बात है,
अखिलेश के लिए अभी टेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि इस विवाद में साथ या विरोध में होने पे किसमें ज्यादा नफा है, किसमें ज्यादा नुकसान होगा। शायद इसीलिए वो इस बात पे चुप्पी साधे हुई, इस विवाद से खुद को दूर बनाए हुई। और उनके चाचा शिवपाल यादव की तरफ से बयान आ गया कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है उसका सपा का कोई स्टैंड से, कोई सपा की कोई पार्टीगत राजनीति से मतलब नहीं है, यह उनका निजी विचार है। और थोड़ा सा उसको उन्होंने जताते हुए कि वो थोड़ा बढ़कर बोलने वाले लोग हैं और ऐसा बोल दिया है उन्होंने, इसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं इसमें दो चीजें और जोड़ी जाए, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर से बिना किसी निर्देश या बिना किसी डिस्कशन के ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बोल दिया हो और अपनी भविष्य की राजनीति, जो कि उनकी बसपा वाली राजनीति है, उसको ध्यान में रखते हुए बोला हो और आगे चल के हो सकता हो पाला बदल भी कर। ऐसा भी कुछ स्पष्ट नहीं है कि वो हो सकता है फिर से, क्योंकि वो सपा में बहुत कंफर्ट नहीं है। लेकिन अगर सपा में रह के भी वो बोल रहे हैं तो सपा इसका फायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि दलितों को जिस तरह से भाजपा ने अपनी तरफ लुभाने की कोशिश शुरू की है, उसके लिए वो संकेत देना चाहते हैं कि दलितों के लिए सपा भी खड़ी है, या सपा के नेता भी उस बारे में टिप्पणियां रख रहे हैं। अब देखना होगा आगे कि यह विवाद सिर्फ मीडिया में 4 दिन 6 दिन चर्चा तक रह जाता है या आगे जाता है, क्योंकि यह विवाद नया नहीं। इस पर बसपा के नेता बहुत बार बोल चुके हैं, बसपा के बड़े लीडर बहुत बार बोल चुके हैं और इसके आधार पर ध्रुवीकरण भी हो चुका है। अब इस नए माहौल में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा या इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी 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 ज्यादा ब्रजेश जी, जैसा कि आप सुंदरलाल जी अभी कह रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में और साथ ही समाजवाद के बारे में, तो लोहिया का जो समाजवाद है उसकी जो परिभाषा है अब वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के हिसाब से बदल चुकी है। दूसरा, अखिलेश यादव के लिए जो मुश्किलें, जैसा आत्मजीत जी भी कह रहे हैं, सुंदरलाल जी भी कह रहे हैं, तो ऐसे आने वाले चुनाव में जो वो एक बड़े फ्रंट की बात हो रही है, वो जा करके तेलंगाना घूम रहे हैं और कहां कहां घूम ले रहे हैं, तो ऐसे में उनको फिर इन सारी चीजों से फायदा होगा या फिर और नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, राजनीति में मेरा आज की डेट में मानना है मोटा मोटा पर कोई वाद नहीं। सबसे बड़ा वाद है अवसरवाद। हर दल अवसरवाद को अपनी पहली प्राथमिकता मानता है, उसके पीछे वो कुछ टोटके लगा रखा है, कोई समाजवादी बन गया है, कोई कांग्रेसवादी बन गया है, कोई दक्षिणपंथी बन गया है। लेकिन मूल चरित्र जो है राजनीति में बैठे लोगों का आज की डेट में अवसरवाद। अब अवसर की तलाश में हो सकता है कि कोई गलत या सही कदम उठ जाए, लेकिन हर कदम के पीछे, हर हरकत के पीछे कहीं ना कहीं एक वोट बैंक साधने की, कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश होती है। उसमें सिद्धांत की कोई भूमिका नहीं। सिद्धांत तो रखा है लोगों ने ताक पर। मैं सुमन जी के मतलब इस बात से सहमत हूं। आज जिस बात का एक कोई राजनीतिक नेता या कोई पार्टी समर्थन कर रही है, कल को जैसे ही परिस्थितियां बदलती है वो उसका विरोध करने लगता है और जरूरत होती तो परसों फिर समर्थन करने लगता है। तो पार्टियों में कोई सिद्धांत की बात नहीं है, नेताओं में कोई सिद्धांत की बात नहीं है। ज्यादातर लोग अवसरवाद को तवज्जो देते हैं और उसी को अपना सिद्धांत से ढालने की कोशिश करते हैं कि यही मेरा सिद्धांत है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जाते हैं। तो अखिलेश यादव का स्टैंड चूंकि अभी क्लियर नहीं है, और अखिलेश यादव के लिए शायद स्टैंड आज की डेट में क्लियर करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि ये एक दुधारी तलवार है। अगर वो खुल करके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हो तो उन्हें अपनी ही पार्टी के सवर्ण जो नेता हैं, समर्थक हैं, उनकी नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी, और स्वामी प्रसाद मौर्य का खुला विरोध कर दे तो बैकवर्ड्स एंड दलितों में भी उनका एक अच्छा मैसेज नहीं जाए। उनके लिए शायद चुप्पी ही ऐसी रामबाण है जहां से वो इस बात का इंतजार करेंगे कि इसका कितना फायदा और कितना नुकसान है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद संदिग्ध हैं कि सपा में हैं या सपा में आगे चल के नहीं होंगे, यह एक बात लगातार उठती रही। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान में सपा के पिच पे खेल रहे हैं या भविष्य में किसी और पार्टी में जाने वाली पिच जो है उस पर खेल रहे हैं, इसके बारे में भी सोचने की बात। तो जो स्थितियां भविष्य में बनेगी, कल को समाजवादी पार्टी छोड़ के अगर वो किसी और दल में चले जाते हैं तो अखिलेश यादव एक सेकंड में पल्ला झाड़ लेंगे कि भाई वो अपनी पिच बना रहे थे, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था।
लेकिन वो खुल करके इस मामले में अपना बयान नहीं देंगे, कोई चौपाई या कथन के साथ है या इसके खिलाफ, क्योंकि हर पार्टी का एक मिक्स वोट होता है। क्योंकि बीजेपी खुल के इसका विरोध इसलिए कर पा रही है कि वो मूलतः हिंदूवादी पार्टी, उसको पता है कि इस समय बैकवर्ड्स में उसकी जो पकड़ है वो उसके हिंदूवादी सोच के साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक बैकवर्ड का धार कोर है, उसके बदौलत वो बैकवर्ड्स को जोड़ देगी। इसलिए वो जो वहां बैठे हुए लोग हैं, उस पार्टी के जो बैठे हुए लोग हैं, वो अपने जो मूल समर्थक है ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोग, उनकी भावनाओं के अनुरूप खुल करके हमला कर रही है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। लेकिन यह सुविधा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश के साथ नहीं है। वो इतना कह करके उनके भाई ने पल्ला झाड़ लिया कि भाई वो उनका निजी बयान है, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। और वो निश्चय ही ये भी नहीं मान के चल रहे, पार्टी में वर्ग मानता है कि बहुत समय तक स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में नहीं रहे, वो कहीं ना कोई नया घर तलाश ले। अगर ऐसा हो जाएगा तो इस विवाद में पढ़ करके अपना नफा नुकसान क्यों करें। और जहां तक बात आप कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात या दूसरे राज्यों में जाने की बात, यह विवाद बहुत क्षेत्रीय विवाद है। मुझे नहीं लगता इस विवाद का असर उत्तर प्रदेश के बाहर कोई चर्चा भी करेगा। ये बहुत सीमित अर्थ में रहेगा और बहुत सीमित समय के लिए भी होगा। आप देखिएगा जैसे ही अगला किसी नेता का बयान आएगा, लोग इस मानस विवाद को भूल जाएंगे। इसको बहुत गंभीरता से लेने की स्थिति नहीं है। शायद इसीलिए बच के निकलने में ही अखिलेश यादव अपने लिए बेहतरी महसूस कर रहे हैं। ठीक है ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव, चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियां राजनीतिक दल शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात की जाए तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें, और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर पार्टी जो है मुकाबला कोई करने में सक्षम है किसी भी तरीके से, तो वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां दिन रात अपने चुनाव अभियान में लगी हुई है, चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, कहीं कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, कहीं नेताओं के दौरे लग रहे हैं, कहीं तमाम जनसंपर्क चल रहा है, वहीं अखिलेश यादव जो है अभी भी जो जिसके लिए उनको कहा जाता है, जो आरोप लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर इनसे अलग हो गए कि ये एसी कमरे की राजनीति करते हैं, मैनपुरी इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो वो अभी भी उसी मोड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये जो सारे बयान आ रहे हैं, भाई चाहे हम लाख बात कर लें कि उसमें शूद्र के लिए ये लिखा है, दलित ऐसे मानता है वैसे मानता है, पर दलित और शूद्रों के घर में भी रामचरितमानस पाई जाती है। बड़ी संख्या में वो लोग पाए जाएंगे जो जिनकी आस्था उसके प्रति है। तो क्या ऐसे में ये जो नाराजगी है वो 2024 के जब जो चुनाव की पिच जिसकी तैयारी की जा रही है उसमें समाजवादी पार्टी के नुकसान की तरफ लेके जाएगी, या फिर वो उससे ये जो है भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा फायदे की बात हो जाएगी? इससे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं जी कि रामचरितमानस कोई संविधान नहीं जिसके अनुसार समाज को चलाया जा रहा हो। क्योंकि समाज बदल गया है इतने सालों में, तो इसलिए साहब रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां भी बदल दी जाए। रामचरितमानस अगर 500 साल पहले लिखा गया था, उस समय जो भी समाज था, जो भी समाज में अच्छी और बुरी बातें थी, उनका वो प्रतिबिंब है। अगर 500 साल पहले, 1000 साल पहले दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न नहीं हुआ रहा होता, उन्हें दबाया नहीं गया रहा होता, तो आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप की लिस्ट आप बना करके उसका फायदा ले रहे हैं, वो नौबत ना आए। तो निश्चय ही समाज में जो इतिहास में जो गहरे धब्बे थे, उनको उस समय के जो भी रचनाकार थे उन्होंने किसी न किसी बहाने दिखाया। कहा जाता है कि चूंकि ये साहित्य का हिस्सा है, रामचरितमानस जो है वो संविधान की पुस्तक नहीं है, वो साहित्य का हिस्सा है और साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो उसमें वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है जो तत्कालीन समाज में संभव थी और जिसकी कुरीतियां अभी तक बनी हुई है और धीरे धीरे टूट रही। तो अगर किसी को लगता है कि उस समय जो चीजें थी गलत थी और उसके आधार पर उसकी रेमेडीज की जा रही है, तो उस समय की किताब में आज परिवर्तन करके क्या हासिल हो। अगर 1556 में, 1550 में समाज में बुराइयां थी, तो रामायण के किसी न किसी पात्र के हवाले से उन बातों का जिक्र आता है।
तुलसीदास ने उस समय के समाज के हिसाब से ही अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल किया। उन्होंने, तुलसीदास ने कहीं मुसलमानों का जिक्र नहीं किया उस समय, क्योंकि मुसलमानों की व्याख्या तब करते हो जब उस समय के समाज में उन्होंने चूंकि कल्पना भी की थी अपने से भी 500-1000 साल पहले जब राम राज हुआ करता था। लेकिन जब लेखक कोई चीज लिख रहा होता है, चाहे कल्पना में 200 साल 500 साल पहले की बात भी लिख रहा हो, तो तत्कालीन समाज में जो चल रहा होता है उन्हीं चीजों का वो जिक्र या शब्दों का अपने भाव में अपनी कहानी में ले आता है। पूरी दुनिया में 300 रामायण रामचरितमानस के अलावा, और सब अलग अलग देश काल खंड में लिखी गई हैं, और सब में बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट तरीके से लिखी गई। अब अगर आज हम कहें साहब 300 सारी रामायण एक जगह इकट्ठा करिए और उनको खारिज करिए, प्रतिबंधित करिए और एक नई रामायण लिख दीजिए, तो हमारी ख्याल से किसी भी एक भले देश में, किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए यह बात करना भी बेमानी है। जो किताब जहां लिखी गई, जिस लेखक ने लिखा, जो उसके जीवन का अनुभव था, उसने उस राम की कहानी में पिरोया, अपने तरीके से कुछ चीजें जोड़ी है, कुछ चीजें हटाई, उनको उसी देश काल खंड में देखा जाना चाहिए। और आज के दौर में कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो उस रामायण को फिर से लिख दे, और उसमें आज के दौर के काल के हिसाब से लाइनें बना के डाल दे, और उसके नाम से वो रामायण जानी जाएगी, और उसमें आज के समाज प्रतिबिंबित होगा। लेकिन ये कहना कि सबकी रामायण, चूंकि देखो इस आधार पर कहा जा रहा है कि 300 रामायणों में संस्कृत किसी को आती नहीं है, इसलिए मूल रामायण कोई पढ़ नहीं सकता है। बाकी भाषाओं में जो लिखी गई रामायण है उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। हिंदी पट्टी में रामचरितमानस ही पढ़ा जाता है, इसलिए घूम फिर के उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन रामायण में ऐसे बहुत सारी बातें, रामायण ही नहीं, दुनिया के वो सारे ग्रंथ जो जिस कालखंड में लिखे गए हैं उस कालखंड की अच्छी बुरी बातें उसमें शामिल है, और उस कालखंड को समझना हो तो उन्हीं किताबों को पढ़ना पड़ेगा। उनमें संशोधन करके अगर आज पढ़ेंगे आप उस कालखंड में क्या हुआ था आप ये नहीं पढ़ सकते। आज इतिहास में लिखा जाता है तो उस समय की लिखी गई पुस्तकों से उसके उदाहरण लिए जाते हैं, उसमें इस चीज का जिक्र आया है तो उस समय ऐसा कुछ हुआ रहा होगा, तभी लेखक ने इस बात का जिक्र किया है। अगर वो सारी बातें मिटा करके आधुनिक सूचना और आधुनिक ज्ञान और आधुनिक समझ के हिसाब से उसमें सारा संशोधन कर दिया जाएगा, इतिहास को तो आप मिटाने की बात कर रहे हैं। इतिहास मिटा करके इतिहास नहीं लिखा जाता, उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, उसमें अगर तथ्यात्मक कोई चीज गलत है जो उस समय के समाज में नहीं था और फिर भी किसी ने कुछ ऐसा जोड़ दिया है तो जरूर उसकी बात करनी चाहिए। क्या महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होता था समाज में? क्या आज नहीं हो रहा है? क्या शूद्रों का उत्पीड़न पहले नहीं होता था? आज भी हो रहा है। अगर तुलसीदास ने किसी बहाने से उस उदाहरण को ले आए अपनी पुस्तक में तो उस चीज से इतनी पीड़ा क्यों है? उस पीड़ा के चलते ही तो आज के कानून ने, आज के समाज ने, आज के संविधान ने उन पीड़ित वर्गों को राहत देने की बात की है। सच्चाई अपनी जगह है, इसीलिए इस तरह का विवाद करने वाले लोग जो है वो जानते हैं, वो इतनी गहराई से अपना बयान नहीं देते, वो तात्कालिक राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से बयान देते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बहस की जानी चाहिए, उनको बहस इस बात में नहीं करनी है कि जो लिखा गया है उस समाज में उस समय हिसाब से सही था या गलत था। उनको विवाद चाहिए, बहस नहीं चाहिए। विवाद में उनको फायदा है, बहस में और किसी एकेडमिक चर्चा में उनका कोई फायदा नहीं है। मैं देख रहा था कि संघ प्रिय गौतम जो उनकी बेटी है, क्या कहते हैं, मौर्य, वो खुद कह रही है यह कोई विवाद चर्चा का विषय नहीं। वो बीजेपी में है, उनका कहना है कि अगर किसी को डिस्कशन है इसे एक पब्लिक डिस्कोर्स में करने के बजाय कुछ विद्वानों के बीच में डिस्कस करते हो किस संदर्भ में कही जा रही बात। और उसी में आगे कहती है कि राम को दलित विरोधी या स्त्री विरोधी कहने की कोई बात नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि एक दलित महिला के साथ उसकी जूठी बेर खा करके राम ने अपनी निजी भावना क्या थी दलितों और महिलाओं के लिए वो जाहिर कर रखी है उसी रामचरितमानस में। तो राम के हवाले से कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो रामायण के हवाले से। और रामायण में सिर्फ राम नहीं है, उस काल का जो भी उनका काल्पनिक तुलसीदास जी का समाज था उसमें हर वर्ग का आदमी अपनी अपनी भूमिका में, और हर वर्ग का आदमी अपने अपने तरीके से बात कर रहा है। अगर उसी रामायण में धोबी सीता की आलोचना कर रहा है तो भी स्त्रियों के प्रति अपने भाव को जता रहा है।
ठीक। समाज में स्त्रियों के प्रति उस समय क्या सोच हुआ करती थी। तो इन चीजों को जो आज के नेता उठा रहे हैं, उनका कोई एकेडमिक मकसद नहीं है, उनका सिर्फ राजनीतिक मकसद है। और उस राजनीतिक मकसद में वो कितने सफल होंगे, लोग उसको कितनी गंभीरता से लेंगे। बीजेपी भी जो विरोध कर रही है उसका भी कोई एकेडमिक मकसद नहीं है, उसे भी चर्चा और विवाद को बढ़ाने में अपना हित दिख रहा है, इसलिए उस पर बयान दे रहे हैं। बाकी जिनको लग रहा है कि उनका विवाद अभी तय नहीं है, किधर खड़े होने में उनका फायदा होगा, वो चुप्पी साधे हुए हैं और आगे इसकी कहानी। जी।